जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले से पता है कि इनसाइट एकेडमी द्वारा ये मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान की एमसीक्यू क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से संबंधित हम प्रश्नों को लगा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी, मध्य प्रदेश की पॉलिटी संबंधित थ्योरी की क्लासेस अपलोड की जा चुकी हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का एमपीपीएससी मेंस का जो पेपर 4 होता है आपका इथिक्स का पेपर, उसकी दर्शन शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी हम जो फिलोसफर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में एक और लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू लगा रहे हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से हमने अपनी एमसीक्यू लगाना चालू किया है। तो ये आपके लिए सामान्य जानकारी थी। इन सभी वीडियोज को भी आप देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब लौटते हैं आज के लेक्चर में हमारा, जिसमें हम क्या कवर करने वाले हैं, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी से संबंधित एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है आपका, अब हमने क्या किया था पहले लेक्चर में हमने यहाँ तक प्रश्न नंबर 26 तक के उत्तरों को प्रश्नों को लगा लिया था। अब चालू करते हैं प्रश्न नंबर 27 से। प्रश्न नंबर 27 क्या बोलता है आपका कि मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है। चौपाई मतलब पशु जानवर, चौपाए मतलब जिनके 4 पैर होते हैं, उनकी संख्या सर्वाधिक कहाँ है आपके। तो सर्वाधिक देखो, पशु जनगणना अगर आप देखोगे 2019 की, तो पता चलेगा कि सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, रीवा सतलज क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा चौपायों की संख्या भी आपको कहाँ मिलेगी, बघेलखंड के पठार में मिलेगी। ठीक है, सही उत्तर क्या आपका, बघेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्ध बाबा पहाड़ी किन पठारों में स्थित है। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर। सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, 1172 मीटर है। वो आपके बुंदेलखंड के पठार की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, सिद्ध बाबा किसकी सर्वोच्च है, बुंदेलखंड के पहाड़ की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में मिलती हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलेंगी आपके, सतपुड़ा क्षेत्र में। कहाँ मिलेंगी, सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ मिलती हैं वो आपके, तो बघेलखंड के क्षेत्र में भी मिलती हैं। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें दो जगह मिलेंगी, सतपुड़ा क्षेत्र में और आपके बघेलखंड के क्षेत्र में मिलती हैं। फिर है कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था। तो मध्य प्रदेश का नामकरण प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उनने मध्य प्रदेश को देश का हृदय प्रदेश भी कहा था और मध्य प्रदेश नाम दिया था। अगला प्रश्न है आपका, धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है। मतलब धार जिले में इनमें से किन जिलों की सीमा नहीं लगती है। तो ऑप्शन है आपके बड़वानी, रतलाम, मंदसौर और झाबुआ। तो झाबुआ, रतलाम और बड़वानी की सीमा धार जिले को क्या करती है, टच करती है, पर मंदसौर की सीमा धार जिले को टच नहीं करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा नगर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना था। मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है आपका, अलीराजपुर है। अच्छे से याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है आपका, अलीराजपुर है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि अलीराजपुर जिला विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया। मतलब हमारा जो 49वां जिला अलीराजपुर है वो किस तारीख से अस्तित्व में आया था। तो वो 17 मई 2008 से अस्तित्व में आया था। कब से, 17 मई 2008 से अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है आपका, अलीराजपुर जिला किस जिले से पृथक करके बनाया गया। तो इस चीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि अलीराजपुर जिले को आपका जो झाबुआ जिला है उससे अलग करके बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नवगठित अलीराजपुर जिले में कितनी तहसीलें शामिल की गई थी। तो अलीराजपुर जिले में 3 तहसीलें थीं, एक अलीराजपुर, दूसरी भावरा, तीसरी जोबट।
जो भाभरा है वो चंद्रशेखर आजाद जी की जन्मस्थली है, जिसको अब आज की तारीख में चंद्रशेखर आजाद नगर ही बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नवनिर्मित अलीराजपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो अलीराजपुर जिले का जो क्षेत्रफल है वो 2,68,958 किलोमीटर है, तो 958 हेक्टेयर है। ठीक है, 2,68,958 हेक्टेयर है। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा जिला प्रदेश का 50वां जिला है। तो प्रदेश का 50वां जिला क्या है, सिंगरौली। 49वां जिला क्या है, अलीराजपुर। 50वां जिला क्या है, सिंगरौली। 51वां जिला क्या है आपका, आगरमालवा। 52वां जिला क्या है आपका, निवाड़ी। तो 49, 50, 51, 52 आपको याद रखना है। अगला है आपका कि वर्ष 2008 में प्रदेश का 50वां जिला सिंगरौली किससे पृथक करके बनाया गया था। तो आपके सीधी जिले से पृथक करके बनाया गया था 50वां जिला आपका सिंगरौली। कब बनाया गया था, किस तारीख को बनाया गया था, तो वो आपको 24 मई 2008 को बनाया गया था। कब बनाया गया था, 24 मई 2008 को। अलीराजपुर कब बनाया गया था आपका, 17 मई 2008 को। और आपका जो ये है सिंगरौली वो कब बनाया गया था, 24 मई 2008 को बनाया गया था। अगला है आपका कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान जी ने किस जिले को भारत का सिंगापुर बनाने की घोषणा की थी। तो भारत का सिंगापुर वो किसको बना रहे थे, उस समय जो गठित नवनिर्मित जिला था सिंगरौली। ठीक है, तो सिंगरौली को क्या बना रहे थे, भारत का सिंगापुर बना रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि नवीन जिलों के गठन के बाद अब प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला कहलाएगा। तो प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हमेशा से क्या रहा है, सिंगरौली रहा है। और सिंगरौली में भी अगर आप ज़्यादा स्पेसिफिक बात करेंगे तो बैठन तहसील जो है वो हमारे प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहलाती है। इसके बाद प्रश्न है कि सिंगरौली जिले में कितनी तहसीलें समाहित हैं। तो सिंगरौली जिले में आपके 3 तहसीलें समाहित हैं। कौन कौन सी तहसीलें, वो देवसर, चितरंगी, सिंगरौली। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है। इस चीज को हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है वो कौन बनाता है आपका, चंबल नदी बनाती है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा कौन बनाता है आपका, नदी के हिसाब से बात करेंगे तो नर्मदा नदी, पर्वत के हिसाब से बात करेंगे तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सीमा निर्धारण हो गया। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 44 कि मध्य प्रदेश सरकार ने कितने नए संभागों का गठन किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक नया संभाग बनाया था 2008-9 में। वो कौन है आपका, शहडोल संभाग। ठीक है, जबकि उसी वर्ष उनने होशंगाबाद संभाग का नाम बदल क्या कर दिया था, नर्मदापुरम संभाग किया था। और फाइनली 2021 में उनने होशंगाबाद जिले का भी नाम बदल के क्या कर दिया, नर्मदापुरम कर दिया। ठीक है, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग रहा है। तो मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का भाग रहा है। आपका जो पृथ्वी का एक कालखंड देखते हैं, पृथ्वी का विकास का कालखंड देखते हैं, तो सबसे पहले आते हैं कि हम दो चीजें होती थी, एक पेंजिया होता था, एक पैंथलासा होता था। जो संपूर्ण वो था स्थल खंड था उसको पेंजिया बोलते थे, जो संपूर्ण जल खंड था उसको क्या बोलते थे, पैंथलासा बोलते थे। जो पेंजिया है उसका डिवीजन होता है आगे चल के, वो किस में डिवाइड होता है, दो बड़े भूखंडों में डिवाइड होता है। एक भूखंड को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, दूसरे भूखंड को अंगारा लैंड बोलते हैं। भारत गोंडवाना लैंड का भाग था, तो मध्य प्रदेश भी गोंडवाना लैंड का भाग होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि भोपाल जिला कब बना था। तो भोपाल जिला 1972 में बनाया गया था। भोपाल जिला आपका 1972 में बनाया गया था। और 1972 में भोपाल आपका कब जिला बनाया गया, तो 1 तारीख को आपको 26 तारीख को आपको क्या बना दिया गया, भोपाल को जिला बनाया गया 26 नवंबर 1972 को। और इसके साथ एक और जिले को भी क्या बनाया गया, जिले का दर्जा दिया गया एक नगर को। वो कौन था आपका, राजनंदगांव। तो भोपाल और राजनंदगांव को 26 नवंबर 1972 को जिले का दर्जा दिया गया था। इसके पहले भोपाल क्या होता था, सीहोर जिले की एक तहसील होता था। राजधानी तो था पर एक तहसील के रूप में उसको दर्जा मिला हुआ था।
अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपके जबलपुर, बालाघाट और रीवा जिलों में पाई जाती हैं, जबकि उनका खंडवा जिले से कोई संबंध नहीं है। खंडवा जिले में आपके दक्कन ट्रैप की चट्टानें मिलेंगी। क्यों? क्योंकि खंडवा जिला आपका लगभग मालवा वाले प्रदेश के आसपास पड़ता है। और मालवा का किससे निर्माण हुआ है? आपके मलावा से निर्माण हुआ है, दक्कन ट्रैप से निर्माण हुआ है। ठीक है। फिर है कि मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर, पन्ना, छतरपुर सभी जगह पाई जाती हैं। और इनमें जो खनिज पाया जाता है वो क्या है? आपका हीरा खनिज है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरा खनिज पाया जाता है, जो आपके बिजावर, पन्ना और छतरपुर सभी जगह मिलती है। इसके अलावा है कि मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना गया है। इनमें से कौन सा स्थान है जो पूर्णतः पाषाण युगीन नहीं कहा जाता? ऑप्शन है आपके ग्वालियर, सीधी, मंदसौर, खंडवा। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र को पूर्ण पाषाणकालीन युग नहीं माना जाता है, जबकि सीधी, मंदसौर, खंडवा को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से इस युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पाषाण युग के। फिर अगला प्रश्न है आपका, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी थी। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी थी? 1127 किलोमीटर। अभी कितनी है? 870 किलोमीटर। ठीक है। और मध्य प्रदेश की अभी की तारीख में उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 605 किलोमीटर। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम 1127, वर्तमान में कितनी? 870। और वर्तमान मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण कितनी है? 605 किलोमीटर। फिर है अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिणी सीमा की ओर चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई नहीं, लंबाई है ना। उत्तर से दक्षिण सीमा की लंबाई कितनी थी ये पूछ रहे हैं हमसे, मतलब कि 2000 के पहले। तो वो कितनी थी आपकी? 996 किलोमीटर। और आज की तारीख में कितनी है? 605 किलोमीटर, जो अभी हमने डिस्कस किया। फिर है अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी? सही सही चीज बताइए। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हम अक्षांश और देशांतर दोनों में बताएंगे। तो यहाँ पे जो अक्षांश दिया है वो भी बिल्कुल सही है, जो देशांतर दिया है वो भी बिल्कुल सही है। अक्षांश क्या था आपका? 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर में कितना था? 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये क्या था? आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार था। ठीक है। तो अब आज के वीडियो में हम अपने इतना ही कवर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।